नमस्कार। आज हम भारत की डिजिटल भुगतान प्रणालियों के मतलब ये पूरी दुनिया है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए। जैसे कोई वेबसाइट बनानी हो तो HTML एक कोड होता है ना? हाँ। वैसे ही समझ लीजिए कि पैसे भेजने के लिए निफ्ट, RTGS, IMPS ये सब एकदम बुनियादी सिस्टम है, नींव जैसे। सही। और जैसे वर्डप्रेस है जो उस कोड को इस्तेमाल करके वेबसाइट बनाना आसान कर देता है। हाँ, बिल्कुल एक टूल की तरह। हाँ, एक टूल। वैसे ही UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो एक तकनीक है जिससे पैसे ट्रांसफर करने वाले ऐप्स बनते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर रहेगी। हम्म। NPCI, UPI और ये डिजिटल पैसा भारत में चलता कैसे है, इस पूरे ताने बाने पर हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इन तकनीकों, नियमों और जो नए बदलाव आए हैं उन सब का काफी ब्यौरा है। तो हमारा लक्ष्य है ये समझना कि ये सब काम कैसे करता है, कौन है मेन प्लेयर और आगे क्या नया आने वाला है। बिल्कुल। तो शुरुआत NPCI से करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। हाँ, बताइए। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और ये कंपनी अधिनियम के तहत एक गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट कंपनी है। अच्छा, नॉन प्रॉफिट। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसे शुरू करने वाले 10 बड़े बैंक थे। बैंकों ने शुरू किया था। हाँ, बिल्कुल। बाद में मतलब 2020 के आसपास पेटीएम, फोनपे जैसी फिनटेक कंपनियां भी इसकी शेयर होल्डर बन गई। अच्छा। इसका जो मूल उद्देश्य था वो था बैंकों को सस्ती और अच्छी पेमेंट टेक्नोलॉजी देना और सबसे जरूरी फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। मतलब बैंकिंग सेवाओं को आम आदमी तक पहुंचाना। हाँ, खासकर गांव वगैरह में। हाँ। बिल्कुल, छोटे शहरों, गांवों तक। तो ये बैंकों ने ही मिलकर शुरू किया ताकि टेक्नोलॉजी सस्ती हो और सब तक पहुंचे। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन होता है अक्सर, क्या RTGS और NEFT भी NPCI ही चलाता है? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है और इसमें काफी लोग गलत समझ लेते हैं। हाँ। मिलकर बनाया है मतलब बैंक ही इसके मालिक है, प्रमोटर हैं। ओके। जैसा कि एक APO4 2023 के MCQ में भी आया था, उसमें पहला स्टेटमेंट था कि RTGS, NEFT, NPCI के हैं, जो गलत था। हाँ। और दूसरा स्टेटमेंट था कि NPCI बैंकों द्वारा प्रवर्तित है, वो सही था। ये फिक्स समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो मतलब RBI ने नींव रखी और NPCI उस पर इमारतें बना रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं एक तरह से। तो अब आते हैं उस इमारत पर जिसकी आजकल सबसे ज्यादा चर्चा है, UPI। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है जैसा ज्यादातर लोग समझते हैं। सही पकड़ा। UPI असल में एक ऐप बनाने की टेक्नोलॉजी है, एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, टेक्नोलॉजी। हाँ, और ये IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है। इसीलिए UPI ट्रांसफर इतने तेज होते हैं, एकदम तुरंत। हाँ, वो तो है, सेकंड्स में। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? QR कोड स्कैनर के पेमेंट। हाँ। और ये सीधा आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा है, मतलब वो वॉलेट में अलग से पैसा रखो, उसका झंझट ही नहीं। हाँ, वो वॉलेट वाला सिस्टम नहीं है। नहीं। और अब तो ये भारत से बाहर भी जा रहा है, जैसे भूटान, नेपाल, सिंगापुर, वहाँ भारतीय टूरिस्ट इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह। अच्छा, इसी UPI में अब कई नए रूप भी आ गए हैं सुनने में, जैसे UPI लाइट और लाइट X। इनमें क्या फर्क है और क्यों जरूरत पड़ी इनकी? हाँ, ये UPI के ही अलग अलग वर्जन्स हैं जो अलग अलग ज़रूरतें पूरी करते हैं। जो नॉर्मल UPI है वो तो स्मार्टफोन ऐप है, इंटरनेट चाहिए, पिन भी चाहिए। ठीक है। फिर आया UPI लाइट। ये समझिए कि एक तरह का ऑन डिवाइस वॉलेट है, मतलब आपके फोन पर ही एक छोटा सा वॉलेट। फोन पर वॉलेट? हाँ, जिसमें आप 5000 तक लोड कर सकते हैं। अच्छा। इसका फायदा, छोटे पेमेंट मतलब 1000 तक के, उनके लिए पिन डालने की जरूरत नहीं। तो तेजी से हो जाता होगा। हाँ, पेमेंट फटाफट हो जाता है। और एक और बड़ी बात, अगर बैंक का सर्वर डाउन है तब भी ये काम करता है। अरे वो कैसे? क्योंकि पैसा तो आपके फोन के उस वॉलेट में पहले से लोड है, बैंक सर्वर तक जाने की जरूरत ही नहीं छोटे पेमेंट के लिए। अच्छा, लेकिन इसके लिए इंटरनेट तो चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना जरूरी है। UPI लाइट के लिए इंटरनेट कनेक्शन अभी भी चाहिए। तो फिर वो पूरी तरह ऑफलाइन पेमेंट का सपना कैसे पूरा हुआ? वो सपना पूरा करता है UPI लाइट X। लाइट X? हाँ, ये वाकई में बिना इंटरनेट के काम करता है। सच में? कैसे? ये NFC टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, बस फोन को पेमेंट मशीन पर टैप करना होता है। अच्छा, जैसे कार्ड टैप करते हैं वैसे? बिल्कुल। हाँ, इसमें एक बात है, बाद में मतलब शायद 4 दिन के अंदर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने सारे ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस को बैंक के साथ सिंक करना होता है। ओके। पर ये उन इलाकों के लिए तो बहुत बढ़िया है जहां नेटवर्क की दिक्कत रहती है। हाँ बिल्कुल,
ये गेम चेंजर हो सकता है उन जगहों के लिए। और ये बातचीत करके पेमेंट यानी कन्वर्सेशनल पेमेंट्स, ये क्या चीज है? ये AI पर आधारित सिस्टम है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI से पेमेंट? हाँ, आप बस बोलकर या चैट करके पेमेंट कर पाएंगे। जैसे हम एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं ना, वैसा ही। ये खासकर जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए UPI को और ज्यादा आसान बना सकता है। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और बड़ी चीज सुनने में आ रही है, UPI से क्रेडिट लाइन जोड़ना, मतलब बैंक में पैसा न भी हो तब भी UPI पेमेंट। ये तो कमाल है। बिल्कुल, RBI ने बैंकों को इजाजत दे दी है। अच्छा। हाँ, कि वो कस्टमर्स को जो पहले से मंजूर की हुई क्रेडिट लाइन होती है, जैसे ओवरड्राफ्ट की सुविधा, उसे UPI से जोड़ सके। तो मतलब अकाउंट में जीरो बैलेंस हो तब भी पेमेंट हो जाएगा? हाँ, पैसा आपकी उस क्रेडिट लिमिट से कट जाएगा जिसे आप बाद में ब्याज के साथ बैंक को चुका देंगे, यानी BNPL जैसा है। हाँ। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है। वो कैसे? सोचिए, गांव में किसी को अचानक छोटी मोटी रकम की जरूरत पड़ जाए, हाँ। तो उसे साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां ब्याज बहुत ज्यादा होता है। सही बात है। वो सीधे UPI से पेमेंट करके अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। इससे छोटे कर्ज मिलना आसान हो जाएगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, NPCI ने UPI के अलावा भी कई और दिलचस्प चीजें बनाई हैं, जैसे वो बिना कार्ड के ATM से पैसे निकालना। जी हाँ, उसे कहते हैं ICCW, इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। ICCW? हाँ, आप किसी भी UPI ऐप जैसे जीपे, फोन पे, किसी से भी किसी भी बैंक के ATM से कैश निकाल सकते हैं। किसी भी ऐप से, किसी भी ATM से? हाँ, ATM स्क्रीन पर एक QR कोड आता है, उसे स्कैन कीजिए, अपने फोन पर UPI पिन डालिए और कैश बाहर। अरे वाह, इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है सुरक्षा। आपको ATM में कार्ड डालना ही नहीं है। हाँ। तो वो कार्ड स्किमिंग, क्लोनिंग वाले जो फ्रॉड होते हैं, उनका खतरा ही खत्म। ये तो बहुत बढ़िया है। और भीम ऐप, वो तो NPCI का अपना सरकारी ऐप है ना? हाँ, भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये 2016 में लॉन्च हुआ था। NPCI का ऑफिशियल UPI ऐप है। इसकी एक खास बात ये है कि ये 99 USSD कोड से साधारण फीचर फोन पर भी काम करता है। फीचर फोन पर भी? हाँ, तो ये दूर दराज के इलाकों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें आप कई बैंक अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं। ओके। और जैसा कि प्रीलिम्स 2018 के एक सवाल के संदर्भ में बात हुई थी, भीम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करता है। एक आपका फोन, दूसरा UPI पिन। उसी सवाल में एक और कंफ्यूजन दूर हुआ था कि चिप पिन डेबिट कार्ड में 4 फैक्टर्स नहीं होते, सिर्फ 2 ही होते हैं, चिप और पिन। अच्छा, हाँ, ये याद रखना चाहिए। और रुपे कार्ड, ये अपना देसी वीजा मास्टर कार्ड है? बिल्कुल, रुपे भारत का अपना घरेलू कार्ड नेटवर्क है। इसका फायदा क्या है? मुख्य फायदा ये है कि ये विदेशी कंपनियों जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, उनकी तुलना में बैंकों से कम ट्रांजैक्शन फीस लेता है। तो बैंकों को फायदा? बैंकों को भी और कहीं ना कहीं ग्राहकों को भी। अब तो ये सिंगापुर, UAE, फ्रांस जैसे देशों में भी चलने लगा है। अच्छा। हालांकि ग्लोबल पहुंच अभी वीजा मास्टरकार्ड जितनी तो नहीं है। जैसा कि प्रीलिम्स 2017 के एक सवाल में भी आया था, रुपे को लॉन्च करना NPCI के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लक्ष्य का ही एक हिस्सा था। समझ गया। NPCI के कुछ और भी अहम काम है, शायद जल्दी से बता सकते हैं? हाँ, बहुत सारे हैं। संक्षेप में कहूं तो BBPS है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। हाँ, बिल भरने के लिए। हाँ, सारे बिल एक जगह। ओके। फिर NFS है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो देश के सारे ATM को आपस में जोड़ता है। ओके। CTS है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसे चेक जल्दी क्लियर होते हैं। और NEC, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जो फास्टैग के पीछे की तकनीक है। फास्टैग वाला। अच्छा, एक और चीज थी, MGNREGM पेमेंट में NACH और ABPS, ये क्या है और सरकार ABPS पर क्यों जोर दे रही है? हाँ, ये मजदूरी देने के 2 तरीके हैं। NACH में पैसा सीधे लाभार्थी के दिए गए बैंक अकाउंट नंबर में जाता है। ABPS यानी आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, इसमें पैसा लाभार्थी के आधार नंबर पर भेजा जाता है। आधार नंबर पर? हाँ, और वो उस बैंक खाते में क्रेडिट हो जाता है जो उसके आधार से लिंक्ड है DBT के लिए। अच्छा। सरकार ABPS को इसलिए बढ़ावा दे रही है क्योंकि माना जाता है कि इससे पैसा सीधा सही व्यक्ति तक पहुंचता है, घोस्ट लाभार्थी मतलब नकली नाम या लीकेज की संभावना कम होती है। पर इसे लागू करने में दिक्कतें भी आई हैं शायद। हाँ, कुछ तकनीकी और जमीनी चुनौतियां हैं, इसलिए अभी मिला जुला हाइब्रिड मोड चल रहा है। ओके, अब बात करते हैं ई-रूपी की।
क्या ये भारत की डिजिटल करेंसी है, CBDC जैसा कुछ? नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। ई-रूपी कोई डिजिटल करेंसी नहीं है। नहीं है तो क्या है? ये एक प्रीपेड मकसद विशिष्ट ई-वाउचर है। पर्पस स्पेसिफिक। मकसद विशिष्ट वाउचर मतलब? और इसे लीकेज प्रूफ क्यों कहते हैं? मतलब ये वाउचर सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है जिसके लिए इसे जारी किया गया है। उदाहरण? जैसे मान लीजिए सरकार एक किसान को 1000 रुपए की सब्सिडी देना चाहती है सिर्फ खाद खरीदने के लिए। ठीक है। पुराने DBT सिस्टम में क्या होता था? 1000 रुपए सीधे खाते में भेज दिए, किसानों से खाद पर खर्च करे या कहीं और, पता नहीं चलता था। ये हुआ लीकेज। ई-रूपी में क्या होगा? किसान को एक SMS या QR कोड वाला वाउचर मिलेगा। ये वाउचर सिर्फ खाद की दुकान पर ही चलेगा, किराने की दुकान पर रिजेक्ट हो जाएगा। अरे वाह! तो पक्का हो गया कि पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, इसीलिए ये लीकेज प्रूफ है। और अब तो आम लोग भी इसे खरीद सकते हैं, जैसे गिफ्ट देने के लिए या कंपनी अपने कर्मचारियों को कोई भत्ता देने के लिए। ये तो बढ़िया है। अच्छा, तकनीक की बात करें तो सिक्योरिटी के लिहाज से क्या बड़े बदलाव हुए हैं QR कोड और कार्ड्स में? QR कोड में बड़ा बदलाव ये आया है कि अब इंटरऑपरेबल मतलब खुले QR कोड अनिवार्य है, जैसे UPI QR, भारत QR। मतलब कोई भी ऐप स्कैन कर लें? हाँ, कोई भी UPI ऐप स्कैन कर सकता है। वो पुराने वाले जो प्रोप्राइटरी QR होते थे, जैसे पहले पेटीएम का था, जिसे सिर्फ पेटीएम ही स्कैन करता था, वो अब बंद हो रहे हैं। अच्छा, और कार्ड्स में? कार्ड्स में वो पुरानी मैग्नेटिक स्ट्राइप वाली काली पट्टी वाली कार्ड्स, वो असुरक्षित थीं, आसानी से क्लोन हो जाती थी। RBI ने उन्हें बंद करवा दिया है। ना, वो तो अब दिखती भी नहीं। नहीं, अब चलते हैं EMV चिप वाले कार्ड्स। ये कहीं ज्यादा सुरक्षित है। इनमें भी अब वो कॉन्टैक्टलेस टैप एंड पे वाले NFC कार्ड्स ज्यादा चल रहे हैं। और ये टोकनाइजेशन, ये सुनने में बड़ा भारी सा लगता है, पर है क्या ये? ये ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कदम है, समझिए। हाँ। पहले जब हम किसी वेबसाइट, मान लीजिए Amazon या Flipkart पर अपना कार्ड सेव करते थे, हाँ, करते हैं, तो हमारी असली कार्ड डिटेल्स, वो 16 डिजिट का नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट, वो सब उस वेबसाइट के पास स्टोर हो जाती थी। अब सोचिए अगर वो वेबसाइट हैक हो गई तो हमारी सारी जानकारी हैकर के पास। हाँ, ये तो बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। टोकनाइजेशन में क्या होता है, जब आप कार्ड सेव करते हैं तो आपकी असली डिटेल्स की जगह एक यूनिक कोड जनरेट होता है। उसे कहते हैं टोकन। एक कोड? हाँ, और ये टोकन सिर्फ उसी वेबसाइट के लिए काम करता है। अब वेबसाइट के पास आपका असली कार्ड नंबर नहीं, सिर्फ ये टोकन रहता है। अच्छा। तो अगर वेबसाइट हैक भी हो जाए तो हैकर को मिलेगा सिर्फ ये बेकार सा टोकन। वाह! आपका असली कार्ड एकदम सुरक्षित रहेगा। हाँ, ये ऑनलाइन सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सुधार है। और अब ग्राहकों को अपना क्रेडिट कार्ड नेटवर्क, मतलब वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, ये चुनने की आजादी भी मिलने वाली है? जी हाँ, 2024 से RBI का नियम लागू हो रहा है, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी। जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी? बिल्कुल वैसा ही। आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिए नेटवर्क चुन सकेंगे या बदल सकेंगे। बैंकों को कम से कम एक से ज्यादा नेटवर्क का ऑप्शन देना होगा। इससे तो ग्राहकों का फायदा होगा? हाँ, ग्राहकों की चॉइस बढ़ेगी और नेटवर्क्स के बीच कंपटीशन भी। परिवहन और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कुछ खास कार्ड या सिस्टम है? हाँ, 2 मुख्य हैं। एक है NCMC यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। NCMC, इसका विजन है एक राष्ट्र एक कार्ड। ये एक ही कार्ड आपकी मेट्रो, बस, टोल, पार्किंग सब जगह चलेगा, और साथ में दुकानों पर शॉपिंग के लिए भी। मतलब वॉलेट में 10 तरह के कार्ड रखने की जरूरत नहीं? बिल्कुल। और दूसरा है फास्टैग, जो अब तो लगभग हर गाड़ी पर लगा ही है। हाँ, वो तो है। ये RFID तकनीक से हाईवे टोल प्लाजा पर बिना रुके ऑटोमेटिक टोल काट लेता है। इसके पीछे NPCI की NET-T तकनीक काम करती है। समझ गया। चलिए, अब एक बहुत अहम और थोड़े विवादास्पद मुद्दे पर आते हैं, MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये आखिर है क्या भला, और इतना जरूरी क्यों है? MDR, हाँ, ये वो फीस है जो दुकानदार मतलब मर्चेंट को हर बार चुकानी पड़ती है जब कोई ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। अच्छा, दुकानदार को देनी पड़ती है? हाँ, और ये फीस उसके मुनाफे से कटती है। इसीलिए छोटे दुकानदार अक्सर कार्ड पेमेंट लेने से कतराते थे। ये फीस जाती किसे? ये 3 पार्टियों में बंटती है। एक तो ग्राहक का बैंक जिसने कार्ड जारी किया है, दूसरा दुकानदार का बैंक जिसने POS मशीन लगाई है, और तीसरा वो कार्ड नेटवर्क, वीजा, मास्टर कार्ड या रुपे। ठीक है, लेकिन सरकार ने तो शायद UPI और रुपे डेबिट कार्ड पर MDR 0 कर दिया था, डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए।
हाँ बिल्कुल, सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया, पर इसका एक कह सकते हैं अनपेक्षित परिणाम हुआ। क्या? सोचिए, अगर MDR 0 है, मतलब 0 है, तो बैंकों और रुपे नेटवर्क को इन ट्रांजैक्शन से कोई कमाई नहीं हो रही। सही बात है। तो फिर वो रुपे कार्ड को क्यों प्रमोट करेंगे या UPI इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों पैसा लगाएंगे, जबकि वीजा मास्टर कार्ड से उन्हें फीस मिलती है। ये तो एक तरह का डिसइंसेंटिव हो गया। बिल्कुल, यही शब्द है, डिसइंसेंटिव। तो इस दुविधा का हल क्या निकाला गया और RBI का इस पे क्या सोचना है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने, मतलब MeitY मंत्रालय ने, बैंकों को 0% MDR से जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई के लिए सब्सिडी देना शुरू किया। सब्सिडी? हाँ, सरकार अपनी जेब से बैंकों को पैसा दे रही है ताकि वे रुपे और UPI को सपोर्ट करते रहें। लेकिन ये कब तक चलेगा? यही सवाल है। RBI गवर्नर ने भी इशारा किया है कि ये सब्सिडी वाला मॉडल लंबे समय तक फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है, मतलब टिकाऊ नहीं है। हाँ। RBI का मानना है कि पेमेंट सिस्टम को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए MDR पूरी तरह शून्य नहीं होना चाहिए, भले ही वो बहुत कम क्यों ना हो। अच्छा, मतलब कुछ चार्ज लगना चाहिए। हाँ, शायद। ये एक बहुत नाजुक बैलेंस बनाने की बात है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और सिस्टम को टिकाऊ बनाए रखना दोनों जरूरी है। समझ गया। इस पूरे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को चलाने के लिए जमीनी स्तर पर क्या इंतजाम है, जैसे ATM, POS मशीनें? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है। ATM भी कई तरह के होते हैं। बैंक के अपने होते हैं, बैंक लेबल, फिर बैंक के होते हैं पर ऑपरेट कोई और कंपनी करती है, ब्राउन लेबल, और कुछ तो पूरी तरह गैर बैंक कंपनियां चलाती हैं, व्हाइट लेबल। अच्छा, व्हाइट लेबल ATM। हाँ, और दूर दराज के इलाकों के लिए माइक्रो ATM भी हैं। ये असल में मशीन नहीं बल्कि एक व्यक्ति होता है, बैंक मित्र, जिसके पास एक हैंडहेल्ड डिवाइस होता है। इन सब मशीनों को लगाने के लिए दुकानदारों को बढ़ावा देने के लिए RBI ने PIDF बनाया है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये खासकर छोटे शहरों और नॉर्थ ईस्ट में सब्सिडी देता है। अच्छा, और इन सभी पेमेंट कंपनियों को रेगुलेट कौन करता है? और ये गूगल पे, फोन पे जैसी कंपनियां क्या हैं? ये बैंक हैं या कुछ और? देखिए, भारत में कोई भी कंपनी जो पेमेंट सिस्टम चलाती है, चाहे वो कार्ड नेटवर्क हो, वॉलेट हो, पेमेंट एग्रीगेटर हो या ATM ऑपरेटर, उसे PSO कहते हैं। PSO? हाँ, और इन्हें RBI से लाइसेंस लेना अनिवार्य है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत। ठीक है। हाँ। और गूगल पे, फोन पे? इन्हें तकनीकी भाषा में TPAP कहते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। TPAP? हाँ, ये खुद बैंक नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ऐप है, एक यूजर इंटरफेस। इन्हें काम करने के लिए किसी न किसी बैंक के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है। वो पार्टनर बैंक ही असल में पैसे का लेन देन संभालता है। अच्छा, ये सिर्फ फ्रंट एंड है? बिल्कुल। NPCI का जो दबदबा है उसे कम करने के लिए भी कोई योजना थी, NUU वाली? हाँ, रिटेल पेमेंट में अभी NPCI का लगभग एकाधिकार है, मोनोपोली जैसी है। इसे चुनौती देने और कंपटीशन बढ़ाने के लिए RBI ने 2020 में NUE का कॉन्सेप्ट लाया था, नई अम्ब्रेला इकाई। एक प्राइवेट कंपनी बनाने की बात थी जो NPCI जैसा ही काम करे, उसके साथ कंपटीशन में। मकसद था कि कंपटीशन से इनोवेशन बढ़ेगा, नई सर्विसेज आएंगी, कीमतें कम होंगी। तो क्या हुआ उसका? फिलहाल वो योजना ठंडे बस्ते में है। RBI को जो आवेदन मिले थे, शायद वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, तो अभी वो रुका हुआ है। चलिए अब बात करते हैं भारत की इस पेमेंट क्रांति के ग्लोबल कनेक्शन की। UPI अब दुनिया में कहां-कहां पहुंच रहा है? अच्छा। दूसरा, UPI एट ग्लोबल, इसके जरिए हम भारतीय लोग जब श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, UAE जैसे देशों में जाते हैं तो अपने भारतीय UPI ऐप से ही पेमेंट कर सकते हैं। ये तो बहुत सुविधाजनक है। बिल्कुल। तीसरा, रुपे कार्ड भी अब इंटरनेशनल इस्तेमाल के लिए खुल गया है, ATM से पैसे निकालने और दुकानों पर पेमेंट करने के लिए। बहुत बढ़िया। और ये लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम LCS क्या चीज है? सुना UAE के साथ ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। भारत और UAE के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों देशों के व्यापारी, मतलब इंपोर्टर एक्सपोर्टर, एक दूसरे को अपनी ही करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं। भारत वाले रुपए में, UAE वाले दिरहम में। डॉलर की जरूरत नहीं? बिल्कुल। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता खत्म या कम। इससे एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव का रिस्क भी कम होता है। ये हुआ कैसे?
ये भारत के यूपीआई को यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आईपीएस से जोड़कर संभव हुआ है। अच्छा, कोई और अंतर्राष्ट्रीय पहल? और ये स्विफ्ट और एसएफएमएस क्या है? अक्सर सुनते हैं इनके बारे में। हाँ, एक प्रोजेक्ट नेक्सस चल रहा है। इसे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS कोऑर्डिनेट कर रहा है। BIS? हाँ, इसका लक्ष्य है भारत के यूपीआई को सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस जैसे कई एशियाई देशों के तेज पेमेंट सिस्टम से जोड़ना। फायदा ये कि इन देशों के बीच पैसा तुरंत, मतलब शायद 60 सेकंड में ट्रांसफर हो सकेगा। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बहुत तेज हो जाएगा। कमाल है। और एक और दिलचस्प बात, यूएई अपना घरेलू कार्ड J1 बना रहा है। जैसे हमारा रुपए? हाँ, बिल्कुल। और वो NPCI के सहयोग से रुपए तकनीक पर ही आधारित है। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, अब आते हैं स्विफ्ट और SFMS पर। यह समझना जरूरी है कि ये सिस्टम पैसा नहीं भेजते। पैसा नहीं भेजते तो क्या करते हैं? ये बैंकों के बीच पेमेंट के निर्देश वाले सुरक्षित संदेश भेजते हैं। समझिए एक तरह का फाइनेंशियल ईमेल सिस्टम है। अच्छा, सिर्फ मैसेज? हाँ, SFMS जो है वो ग्लोबल सिस्टम है। दुनिया भर के बैंक इंटरनेशनल पेमेंट के लिए इसी से मैसेज भेजते हैं। SFMS भारत का अपना घरेलू सिस्टम है जो नेफ्ट और RTGS ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। स्विफ्ट का जिक्र भी रूस यूक्रेन युद्ध के टाइम काफी हुआ था। बिल्कुल, रूस पर जब प्रतिबंध लगे तो उसे स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। हाँ। इसका नतीजा ये हुआ कि रूसी बैंकों के लिए इंटरनेशनल पेमेंट करना या पाना बहुत मुश्किल हो गया। उनके व्यापार पर बहुत गहरा असर पड़ा। मतलब ये एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ये फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम जियोपॉलिटिकल टूल भी बन सकते हैं। इतने सारे सिस्टम, नियम, खिलाड़ी, बाप रे। अगर किसी आम इंसान को डिजिटल पेमेंट में कोई दिक्कत आए तो वो कहाँ जाए? और इन सबका बॉस कौन है, मतलब मुख्य रेगुलेटर? देखिए, शिकायतों के लिए RBI ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस ओम्बुड्समैन नियुक्त किए हैं। DTO? हाँ, ये सीनियर RBI अधिकारी होते हैं। अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन फेल हो गया या वॉलेट से जुड़ी कोई समस्या है तो आप इनसे शिकायत कर सकते हैं। ये 20 लाख तक के विवादों को देखते हैं। अच्छा, ये जानना जरूरी है। और इन सब का रेगुलेटर? इन सभी पेमेंट सिस्टम्स का जो सर्वोच्च नियामक निकाय है वो है BPSS, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। BPSS? हाँ, ये RBI के अंदर ही एक बोर्ड है। इसे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत बनाया गया है। यही सभी PSOs को लाइसेंस देता है। ओके। RBI इस पूरी प्रगति को, इस ग्रोथ को मापता कैसे है? इसके लिए RBI 2 मुख्य इंडेक्स जारी करता है। एक है DPI यानी डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। DPI ये बताता है कि देश में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कितना बढ़ा है, कितना फैला है। और दूसरा है FII यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। FII ये मापता है कि वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग, लोन, बीमा वो कितनी गहराई तक लोगों तक पहुंची हैं। वाकई हमने आज काफी कुछ कवर कर लिया। भारत के डिजिटल भुगतान की नींव से लेकर UPI की ऊंची उड़ान, सुरक्षा के पहलू, वो MDR का थोड़ा पेचीदा मुद्दा, ग्लोबल कनेक्शन, रेगुलेशन, सब कुछ। ये समझना कि हमारे फोन पर बस एक टैप से पैसा कैसे घूमता है, ये कितना जटिल और दिलचस्प है। सच में ये पूरी कहानी भारत की महत्वाकांक्षा को दिखाती है, उसकी तकनीकी क्षमता और फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रति जो उसकी प्रतिबद्धता है उसे दर्शाती है। NPCI और RBI ने मिलकर एक ऐसा ढांचा खड़ा किया है जो वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है। इसकी रफ्तार और इसका स्केल दोनों ही अभूतपूर्व हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे सिस्टम और फैल रहा है, UPI ग्लोबल हो रहा है, ऑफलाइन पेमेंट आ रहा है, क्रेडिट जुड़ रहा है, ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि इतनी व्यापक और हमारी जिंदगी से इतनी गहराई से जुड़ी डिजिटल भुगतान प्रणालियों कर भविष्य में क्या अनपेक्षित सामाजिक या नैतिक पहलू उभर सकते हैं। ये एक सवाल है जिसके साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।